8 अप्रैल 2017 नंथनकोडु केरला। नंथनकोडु के बेंस कंपाउंड में रह रहे कुछ लोगों को देर रात करीब 11:30 बजे अपने पास के घर से धुआं उठते नजर आया। यह घर बेंस कंपाउंड के रहने वाले राजा थंकम और डॉक्टर जीन पद्मा का था। घर से इतना ज्यादा धुआं निकलते देख पड़ोसियों ने तुरंत फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को इन्फॉर्म किया। सिंस बेंस कंपाउंड केरला के चीफ मिनिस्टर के ऑफिशियल रेसिडेंस क्लिफ हाउस से सिर्फ 650 मीटर की दूरी पर ही है, जिसके चलते ये एक हाई सिक्योरिटी इलाका भी था। इसलिए बिना समय गवाए पुलिस और फायर डिपार्टमेंट कुछ ही वक्त में वहां पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। लेकिन घर के अंदर जो खौफनाक मंजर उनका इंतजार कर रहा था, उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था। जब फायर फाइटर्स घर के अंदर गए तो उन्हें ना सिर्फ जला हुआ सामान मिला, बल्कि फर्स्ट फ्लोर के एक रूम के बाथरूम में उन्हें 4 डेड बॉडीज भी मिली। वो सभी बॉडीज ऑलमोस्ट पूरी तरह से जल चुकी थी। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ बॉडीज को काटा भी गया था। पुलिस जब तक कुछ समझ पाती, उससे पहले ही ग्राउंड फ्लोर के एक रूम में तेज धमाके से दोबारा आग लग जाती है। आग को बुझाने के बाद जब पुलिस उस रूम में गई तो उसके अटैच्ड बाथरूम में उन्हें ब्लैंकेट से ढकी एक और लाश मिली, जिसमें अब कीड़े लगना भी शुरू हो गए थे। इस घर के मेंबर्स की डिटेल्स और हादसे की वजह जानने के लिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। जब पुलिस ने पड़ोस में रह रहे लोगों से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि इस घर में 5 लोग ही रहते थे। डॉक्टर जीन पद्मा, जो एक रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट थी, उनके हस्बैंड मिस्टर राजा थंकम, जो हिस्ट्री प्रोफेसर थे, उनका बड़ा बेटा केडल जेनसन राजा, जो एक गेम डेवलपर था, उनकी बेटी कैरोलिन, जो कुछ महीने पहले ही चाइना से अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट कर वापस आई थी, और डॉक्टर पद्मा की नानी ललिता, जो हेल्थ इश्यूज की वजह से उन्हीं के साथ रह रही थी। कुछ सोर्सेज में ललिता को डॉक्टर पद्मा की आंटी और कुछ में नानी बताया गया है, लेकिन हम नानी मानकर चलेंगे। परिवार में 5 लोग, उस घर का जलना, 5 डेड बॉडीज का मिलना, वो भी कटी हुई कंडीशन में। पहली नजर में हर किसी को यही लग रहा था कि शायद किसी ने पूरे परिवार का ही कत्ल कर दिया है, और पुलिस को भी इसी बात का अंदेशा लग रहा था। लेकिन आगे की इन्वेस्टिगेशन में उनके सामने कुछ ऐसा आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, क्योंकि इस तरह का केस इसके पहले केरला पुलिस ने कभी देखा ही नहीं था। इस मामले में जो सबसे पहले बड़ा खुलासा होने वाला था वो डेड बॉडीज से जुड़ा हुआ था, क्योंकि पुलिस को जो 5 डेड बॉडीज मिली थी उनमें से एक महज डमी था, मेटल और कपड़े से बना हुआ एक पुतला। अगर एक डेड बॉडी पुतला थी तो ये साफ था कि फैमिली का कोई एक मेंबर अभी भी मिसिंग था। वो शख्स कौन था, अब इसका पता पुलिस को पहले लगाना था। जब पुलिस को सभी डेड बॉडीज की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिली तो उन्हें इस सवाल का जवाब भी मिल गया। राजा थंकम का बड़ा बेटा केडल ही वो शख्स था जो उस वक्त घर में मौजूद नहीं था, क्योंकि वो बाकी 4 बॉडीज उसके बाकी फैमिली मेंबर्स की थी। लेकिन एक सवाल जो अभी भी बरकरार था, वो मेटल का डमी। ऐसी हाई पॉसिबिलिटीज थी कि उस डमी का इस्तेमाल पुलिस को गुमराह करने के लिए किया गया हो। इसलिए केडल जेनसन राजा को अब शक की नजरों से भी देखा जा रहा था, क्योंकि वही गायब भी था। लेकिन पूरी तहकीकात और बिना किसी सबूत के पुलिस का इस केस में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल था। क्या केडल ही वो शख्स था जिसने अपने परिवार वालों को मारा, या वो खुद भी किसी गहरी साजिश का शिकार हुआ था? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब सिर्फ केडल से ही मिल सकता था, और जवाब मिला भी। लेकिन ऐसा इसको सुनने और समझने के लिए शायद कोई तैयार नहीं था। वेलकम टू द शो। माय नेम इज शाश्वत एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ केडल जेनसन राजा। 9 अप्रैल 2017 पूरे थिरुवनंतपुरम में सुबह तक पुलिस ने केडल के हर जगह वांटेड वाले पोस्टर्स लगवा दिए थे, और पुलिस खुद भी उसकी खोज में लग चुकी थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, शॉप्स, शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर्स एक्टिव कर दिए थे। 10 अप्रैल 2017 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन अभी भी पुलिस को केडल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था, और उन्हें फिक्र थी कि कहीं उसने शहर ना छोड़ दिया हो, क्योंकि वो घर पर कब से नहीं था इसका पता नहीं चल पाया था। लेकिन तभी पुलिस को थम्पनूर रेलवे स्टेशन के एक स्टाफ से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि उन्होंने केडल को चेन्नई से आने वाली ट्रेन से उतरते देखा था। रेलवे स्टाफ के अकॉर्डिंग उन्होंने केडल को उसके लंबे बालों से पहचाना था, जिनसे वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। केडल ने ब्लू टी-शर्ट और जीन्स पहनी थी, और उसके अजीब हुलिये और पोस्टर्स की वजह से रेलवे स्टाफ के लिए उसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हुई। ये इन्फॉर्मेशन मिलते ही पुलिस ने बिना किसी देरी के थम्पनूर रेलवे स्टेशन पहुंचकर केडल को उठा लिया। अब यहाँ से
कहानी में ट्विस्ट आना शुरू होता है। कैडल को जब अरेस्ट किया जा रहा था तब उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी, बल्कि रेलवे स्टेशन से पुलिस स्टेशन तक कैडल के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट बनी रही। यहाँ तक कि पुलिस को देखकर कैडल ने भागने की भी कोशिश नहीं की। वो बहुत ही कैजुअली पुलिस के साथ ऐसे चल दिया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस को कैडल का ये बिहेवियर काफी स्ट्रेंज लग रहा था, लेकिन एक्चुअली में इससे ज्यादा स्ट्रेंज कुछ और ही था, क्योंकि जब उन्होंने कैडल से उसकी फैमिली के मर्डर के बारे में पूछा तो उसने कुछ ऐसा बताया जिससे वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। कैडल ने तुरंत ये कन्फेस कर लिया कि उसने ही अपनी फैमिली का मर्डर किया और फिर अपने ही घर में आग लगा दी। इस कन्फेशन के बाद कैडल को मर्डर और एविडेंसेस मिटाने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन पुलिस के लिए अभी भी ये जानना बाकी था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कैडल ही अपने परिवार वालों की जान का दुश्मन बन गया। यह केस बाकी केसेस से काफी अलग है, क्योंकि इसमें कल्प्रिट भले ही 2 दिन में पकड़ा गया हो और उसने अपना जुर्म भी कन्फेस कर लिया हो, लेकिन इसके पीछे की सोच, मोटिव और साइकोलॉजी राज की ऐसी परतें खोलती हैं जो हमें आम तौर पर देखने को नहीं मिलती। 8 जुलाई 1988, नंथनकोडु, केरला। कैडल जेनसन राजा का जन्म एक हाईली एजुकेटेड एंड वेल ऑफ फैमिली में हुआ था। कैडल की मां डॉक्टर जीन पद्मा रिटायर्ड कार्डियोलॉजिस्ट थी और पिता डॉक्टर राजा थंकम रिटायर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर। कैडल की छोटी बहन कैरोलिन भी अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट कर अपनी मां की तरह ही जल्द डॉक्टर बनने वाली थी। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के अकॉर्डिंग पूरी फैमिली ही काफी शांत स्वभाव की थी। हालांकि वो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन सभी लोग बाय नेचर बहुत पोलाइट थे। स्पेशली उसके फादर राजा थंकम की हर कोई तारीफ करता था। यहाँ तक कि जिन ऑटो रिक्शा से वो ट्रेवल करते थे उनके ड्राइवर्स भी डॉक्टर थंकम की तारीफ करते थकते नहीं थे। उन ड्राइवर्स के अकॉर्डिंग इतने पैसे वाले होने के बावजूद उनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। वो अक्सर फेयर के कभी डबल तो कभी ट्रिपल किराया दे देते। इतनी ओवर अचीवर फैमिली होने की वजह से कहीं ना कहीं कैडल पर बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर था, लेकिन कैडल का कभी पढ़ाई में मन लगा ही नहीं, जिसके चलते अक्सर कम मार्क्स और क्लास में आंसर ना देने की वजह से टीचर्स उसकी पिटाई भी कर देते। घर पे भी कैडल के फादर उसे मारने और बहन कैरोलिन से कंपेयर करने से पीछे नहीं हटते थे। यहाँ तक कैडल की मदर भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। स्कूल में टीचर्स और घर में पेरेंट्स के इसी बिहेवियर के चलते कैडल ने सभी से बात करना बंद कर दिया था। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे और वो अपना ज्यादातर टाइम अपने रूम में ही बिताना पसंद करता था। कैडल को उसकी फैमिली ने दरकिनार कर दिया था। जहाँ एक तरफ पूरी फैमिली ग्राउंड फ्लोर पर अच्छे से रहती थी, वहीं दूसरी तरफ कैडल फर्स्ट फ्लोर पर अपने रूम में कंप्यूटर के सामने बैठा बस वीडियो गेम्स खेलता रहता। कैडल अपनी फैमिली से इस कदर दूर हो गया था कि वो किसी को भी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आने नहीं देता, और अगर कभी कोई गलती से ऊपर चला भी जाता तो वो उन पर चिल्लाने लगता। उसका ये बिहेवियर सिर्फ परिवार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उनके घर में काम कर रही मेड को भी कभी ऊपर जाना अलाउड नहीं था। कैडल के नेबर्स ने भी उसे ज्यादा कभी घर से बाहर निकलते या किसी से बात करते नहीं देखा था। कैडल के इसी बिहेवियर की वजह से उसकी पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ा, जिस वजह से उसकी फैमिली को कैडल के फ्यूचर की काफी चिंता होने लगी थी। इसलिए उसके फादर ने उसे एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए फिलीपींस भेजने का फैसला लिया, इस उम्मीद में कि उनका बेटा भी बाकी सभी फैमिली मेंबर्स की तरह हायर एजुकेशन ले सके। लेकिन सिर्फ 1 साल वहां रहने के बाद ही कैडल वापस इंडिया आ गया, जिसके बाद उसके पेरेंट्स ने उसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना होने की वजह से कैडल वहां से भी सब छोड़ छाड़ घर लौट आया। कैडल के फादर ने अब उससे सभी उम्मीदें छोड़ दी थी और उनकी नजर में उनका बेटा बस एक फेलियर बन चुका था। लेकिन एक दिन कैडल ने अपने पेरेंट्स से कहा कि उसे एनिमेशन में इंटरेस्ट है और उसे एक गेम डेवलपर बनना है, जिसके लिए वो दोबारा ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। कैडल ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी चीज के लिए खुद से इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए उसके पेरेंट्स ने कैडल के ऑस्ट्रेलिया जाने के इस फैसले को खुशी खुशी मान लिया। कुछ साल ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद कैडल को वहाँ एक जॉब भी मिल गई। उसने ये खुशखबरी अपने पेरेंट्स को दी, जिसे सुनकर वो दोनों ही काफी खुश हो गए। इतना ही नहीं, कैडल इस जॉब को अपने घर से रिमोटली भी कर सकता था, इसलिए अब वो हमेशा के लिए वापस अपने घर इंडिया लौट आया। कैडल के घर आने के कुछ महीने बाद उसकी छोटी बहन कैरोलिन भी चाइना से अपनी एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद घर वापस आ गई थी। घर में हर कोई काफी खुश था, क्योंकि अब उनकी छोटी सी फैमिली दोबारा से एक साथ थी। कैडल को अपनी जिंदगी का पर्पस मिल चुका था और कैरोलिन भी बहुत जल्द डॉक्टर बनने वाली थी। पेरेंट्स के लिए
इससे ज्यादा गर्व की बात और क्या हो सकती थी। लेकिन अक्सर जैसा हमें नजर आता है, असलियत उससे काफी अलग होती है। और यही कैडल के केस में भी था, क्योंकि किसी भी रिश्ते की अहमियत न रखते हुए अगले ही पल कैडल जो करने वाला था उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। 5 अप्रैल 2017 सुबह सुबह कैडल ने अपनी माँ को बताया कि उसने एक गेम डेवलप किया है जिसे वो सबसे पहले उन्हें दिखाना चाहता है। यह सुन उसकी माँ काफी एक्साइटेडली खुशी खुशी उसके साथ ऊपर रूम में चल दी। इतने सालों से जो उनका बेटा बिना किसी से बात करे रहता था, जिसने अपने रूम में ही खुद की एक दुनिया बना ली थी, फाइनली खुद आगे बढ़कर उन्हें कुछ दिखाना चाहता था जो उनकी नजरों में उसका टैलेंट और लाइफ का पर्पस भी था। लेकिन अब हवा का रुख तो भाप सकते हैं, बट इंसान की फितरत नहीं। कैडल ने अपनी माँ को कंप्यूटर के सामने चेयर पर बैठने के लिए बोला, और जैसे ही माँ ने उस चेयर पर बैठ अपना सारा ध्यान सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर लगाया, वैसे ही कैडल ने उन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। हमला इतना अचानक था कि माँ को संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। वो उन पर तब तक वार करता रहा जब तक उनकी सांसें नहीं रुक गई। चीखें बाहर ना जाए, इसके लिए उसने पहले से ही अपने रूम में लाउड म्यूजिक बजा रखा था। उस माँ ने उसे जन्म देते वक्त नहीं सोचा होगा कि वही बेटा उनकी मौत का कारण बनेगा। माँ की सांसें थम जाने के बाद उसने उनकी बॉडी को खींचकर अपने बाथरूम में डाल दिया और फिर बिना देरी किए जल्दी जल्दी वहां फैला खून साफ कर नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद उसने अपने पिता और बहन के साथ ऐसे नाश्ता किया जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब उसकी बहन ने माँ के बारे में पूछा तो कैडल ने उसे यही बताया कि वो ऊपर उसके रूम में उसका डेवलप किया हुआ वीडियो गेम देख रही हैं। कैडल का खूनी खेल यही थमने वाला नहीं था और उसकी इस फितरत से उसके बाकी घर वाले अनजान थे। कुछ देर बाद कैडल ने अपने पिता से भी ऊपर उसके रूम में चलकर वो वीडियो गेम देखने की रिक्वेस्ट की और वो भी काफी खुशी खुशी उसके साथ चले गए। कैडल ने अपने पिता का भी मर्डर उसी बेरहमी से कर दिया जैसे कुछ ही वक्त पहले उसने अपनी माँ का किया था। कैडल ने उनकी बॉडी को भी उसी बाथरूम में डाल दिया जहाँ माँ की लाश पड़ी हुई थी। अगर एक बेटा ही अपने माँ बाप का दुश्मन बन जाए तो फिर इस दुनिया में किसी पर विश्वास करने की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। कैडल के सर पर खून इस कदर सवार था कि वो इस बार रूम में फैला खून साफ किए बिना ही अपनी बहन को भी ऊपर रूम में बुलाने चला गया। अपनी बहन को भी वो इसी झांसे में लेकर आया। जब कैरोलिन उसके कमरे में दाखिल हुई तो फर्श, दीवारों और चारों तरफ बिखरे खून को देखकर वो घबरा गई। कैरोलिन समझ गई कि सामने खड़ा उसका भाई आज वो शैतान है जो उसकी जिंदगी छीनना चाहता है। लेकिन जब तक वो रूम से भाग पाती उसके पहले ही कैडल ने उस पर भी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। किस्मत से कैडल के पहले वार से कैरोलिन को ज्यादा चोट नहीं आई। वो जान बचा भागने की कोशिश कर ही रही थी कि कैडल ने उसके पास रखे एक बड़े धारदार चाकू से उसका गला काट दिया। घर काफी बड़े एरिया में बना था और ऊपर से कमरे में बज रहा लाउड म्यूजिक, जिसके चलते आस पड़ोस में किसी को भी इसकी भनक नहीं लग पाई थी। घर पर सिर्फ नानी बची थी जो काफी उम्रदराज थी, जिस वजह से वो ठीक से सुन और देख नहीं सकती थी। कैडल की हैवानियत यहाँ तक ही नहीं रुकने वाली थी। अपने सभी परिवार वालों का कत्ल करने के बाद कैडल ने उसी रात पास के रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया। दिमाग से इतना शातिर कि उसने वहां से 5 प्लेट खाना ऑर्डर किया था जिससे किसी को भी उस पर शक न हो। अपनी नानी के साथ डिनर करने के बाद कैडल अपने रूम में जाकर सो गया। वही रूम जहां उसने उन कत्ल को अंजाम दिया था, वही रूम जिसके अटैच बाथरूम में अभी भी उसके परिवार वालों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। अगले दिन जब मेड और कुक घर आए तो परिवार के किसी भी सदस्य को ना पाकर उन्होंने कैडल से उनके बारे में पूछा, जिसके जवाब में कैडल ने उन्हें बताया कि उसके पेरेंट्स और बहन किसी रिश्तेदार से मिलने कन्याकुमारी गए हुए हैं और कुछ दिनों में उसकी नानी को भी वहां जाना पड़ सकता है। मेड और कुक के पास कैडल की इस बात पर विश्वास ना करने का कोई कारण नहीं था और हमेशा की तरह वो अपना काम खत्म कर वहां से चले गए। जब वो मेड अगले दिन घर लौटी तो अब घर में कैडल की नानी भी नहीं थी, क्योंकि कैडल ने उनका भी उसी तरह कत्ल कर दिया था जैसे कि बाकी फैमिली मेंबर्स का किया था। नानी के मर्डर का प्लान वो पहले से ही बना चुका था। तभी उसने एक दिन पहले ही नानी के भी कन्याकुमारी जाने की बात छेड़ी थी। जैसा मैंने आपको बताया कि नानी ना ही देख सकती थी और ना ही चल फिर सकती थी, इसलिए कैडल ने उन्हीं के कमरे में उनको मारा और फिर उसी के अटैच बाथरूम में ब्लैंकेट से ढककर बॉडी को डाल दिया। सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैडल अपने परिवार वालों की लाश के साथ पूरे 3 दिन रहा। इस दौरान उसके घर में मेड और कुक आते जाते रहे, लेकिन उन्हें घर के फर्स्ट फ्लोर में जाने की मनाही थी और कैडल ने भी
नानी के डोर को बाहर से लॉक कर दिया था, इसलिए उन्हें इस अपराध के बारे में जरा भी भनक नहीं लगी। इन 3 दिनों में कैडल ने इन डेड बॉडीज को काटा भी, लेकिन इतनी ज्यादा गर्मी होने की वजह से अब वो डिकम्पोज होने लगी थी और उनमें से बदबू भी आना स्टार्ट हो गई थी। बहुत जल्द ये बदबू पूरे घर में और आस पड़ोस में भी जा सकते थे, लेकिन कैडल इस बात के लिए भी पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि वो पहले ही 31 मार्च से अपने घर के पास के एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीद कर चोरी छुपे अपने घर में जमा कर रहा था। 8 अप्रैल 2017 रात करीब 11 बजे कैडल ने अपने बाथरूम में पड़ी अपनी माँ, पिता और बहन की लाश को पेट्रोल डाल जलाना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही वक्त में वहाँ लगी आग इस कदर बेकाबू हुई कि वो अब पूरे घर में फैल गई। आग को पूरे घर में फैलता देख कैडल घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए रात के अंधेरे में उसे वहाँ से भाग जाना ही बेहतर लगा। पुलिस को अब ये तो पता था कि कैडल ने किस तरह अपने परिवार वालों का कत्ल किया है, लेकिन उनके लिए अभी ये समझ पाना मुश्किल था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि कैडल ने ऐसा कदम उठाया। लेकिन जो कैडल आगे बताने वाला था उसे सुनना और उस बात पर भरोसा करना दोनों ही पुलिस के लिए काफी मुश्किल था। कैडल बचपन से ही किसी से बात नहीं करता था, जिस वजह से उसका ज्यादातर वक्त कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ही बीतता था। क्या तो वो दिन भर वीडियो गेम्स खेलता या इंटरनेट सर्फिंग करता रहता। कैडल जो वीडियो गेम्स खेलता वो भी बहुत वायलेंट होते, जिनकी थीम वॉर और ब्लड रिलेटेड होती। दिन भर अकेलापन और नेगेटिविटी के बीच एक 14 साल का बच्चा, ऐसी एज में इंटरनेट का अनसुपरवाइज्ड यूज बच्चे के लिए 2 धारी तलवार की तरह होता है, जिसमें मेजर पॉसिबिलिटी होती है कि वो बच्चा भटकते हुए इंटरनेट के ऐसे अंधेरे कोने में पहुंच जाए जहां उसे नहीं होना चाहिए था। और ऐसा ही कुछ कैडल के साथ हुआ। जब वो 14 साल का था, वो भी एक दिन इंटरनेट सर्फ करते हुए ऐसे ही अंधेरे रास्तों में भटक गया, जो शायद उसकी उम्र और समझ के लिए सही नहीं था। कैडल को कई स्ट्रेंज बट नए टॉपिक्स के बारे में पता चला, लेकिन जिस टॉपिक ने कैडल का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था एस्ट्रल प्रोजेक्शन। ऐसा माना जाता है कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक तरह की प्रैक्टिस है जिसे परफॉर्म कर कोई भी शख्स आत्मा को शरीर से बाहर निकलते हुए देख सकता है और खुद भी एक आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस महसूस कर सकता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन को काफी वक्त से ब्लैक मैजिक और सैटेनिक रिचुअल्स यानी शैतान की उपासना से भी जोड़ा गया है, और कैडल एग्जैक्टली यही करना चाहता था। उसने पुलिस को बताया कि वो 14 साल की उम्र से ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा था। वो सारा दिन अपने रूम में बैठकर बस इस टॉपिक पर रिसर्च और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका यूज करता रहता। इतना ही नहीं, कैडल की कभी कोई जॉब भी नहीं लगी थी। उसने अपने पेरेंट्स से गेम डेवलपर की जॉब के बारे में झूठ बोला था, जिससे वो पहले ऑस्ट्रेलिया जाकर एस्ट्रल प्रोजेक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और घर लौट आने के बाद भी उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। कैडल 15 सालों से अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे रहते हुए एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा था और किसी को भी इस बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी। कैडल ने पुलिस को यह भी बताया कि उसने इन सभी मर्डर्स की प्लानिंग मई 2016 से ही कर रखी थी। इतना ही नहीं, जो डमी पुलिस को मिला था वो भी कैडल ने मर्डर की प्रैक्टिस करने के लिए बनाया था। उसने कुल्हाड़ी भी ऑनलाइन ऑर्डर करी थी, जिसे लेने के बाद से ही कैडल उस डमी पर अपने रूम में मर्डर्स की प्रैक्टिस करता था। कैडल के अकॉर्डिंग उसके सभी परिवार वालों की आत्मा मर्डर करने के बाद उस डमी में आ जाती, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता। पुलिस ने उसकी ये सभी बातें सुनी तो, लेकिन उन्होंने किसी भी बात पर यकीन करने से साफ मना कर दिया। कैडल को मेंटली इल बताकर इस केस को नया एंगल दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस की नजरों में कैडल सिर्फ एक शातिर और बेरहम अपराधी था, जिसने पूरी प्लानिंग से और बहुत सोच समझकर इन कत्लों को अंजाम दिया था। कैडल भी हर दिन अपने बयान बदल रहा था। कभी वो कहता कि उसने डेविल को खुश करने के लिए अपने परिवार वालों की बलि दी है, तो कभी ये कहता कि उसने अपने पेरेंट्स और स्पेशली अपने फादर से नफरत थी, क्योंकि उन्हें कभी उसे अपने बच्चे की तरह नहीं रखा और हमेशा उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया। पुलिस को कैडल की कही ये सभी बातें बेबुनियाद लग रही थी, लेकिन जब ये केस कोर्ट पहुंचा तो वहां अदालत ने कैडल को मेंटली इल के साथ उसे ट्रायल के लिए भी अनफिट बता दिया, जिसके चलते उसे गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ रिसर्च सेंटर भेज दिया गया। वहां वो 20 दिन 3 साइकेट्रिस्ट की ऑब्जर्वेशन में रहा, लेकिन इसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि 20 दिनों बाद कैडल को हॉस्पिटल से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जेल में जब ट्रांसफर किया तो वहां भी उसने 24 अप्रैल की रात को अपने एक इनमेट की जान लेने की कोशिश की, और इस इंसिडेंट के बाद पुलिस ने कैडल को दोबारा मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आईपीएस ऑफिसर श्रीलेखा जी ने
जब इस इंसिडेंट के बारे में सुना तो उन्होंने कैडल से मिलने का डिसाइड किया, लेकिन अथॉरिटीज ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। कैडल के केस को समझने के लिए श्रीलेखा जी का उससे मिलना बेहद जरूरी था, इसलिए उन्होंने प्रेशर डाल परमिशन ले ली। लेकिन सेफ्टी कंसर्न्स के चलते वो श्रीलेखा जी को कैडल से ऐसे ही नहीं मिलने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों के बीच एक लंबी टेबल रखी और श्रीलेखा जी को एक बड़ी सी बेल भी दी और उन्हें कहा कि थोड़ी भी परेशानी होने पर वो इस बेल को बजा दे। कैडल का जो हुलिया था वो खुद में ही डरावना सा था, इसलिए पहली बार उससे सामने से आता देख श्रीलेखा जी को भी थोड़ा अनईजी फील हुआ। खैर, उन्होंने स्ट्रांगली कैडल से पूछा कि उसने अपने इनमेट यानी साथी कैदी को मारने की कोशिश क्यों की, तो उसने बताया कि उसको ऐसा करने के लिए एक मॉन्स्टर, एक शैतान ने कहा था। वो बोला कि मॉन्स्टर उसे बार बार उस कैदी को मारने के लिए कह रहा था, तो मॉन्स्टर केप्ट टेलिंग मी टू किल हिम। श्रीलेखा जी ने कैडल से और भी सवाल पूछना चाहे, लेकिन अचानक उसके एक्सप्रेशन और आवाज बदलने लगी। उसने बदली हुई आवाज में श्रीलेखा जी से बोला कि उनके पीछे कोई खड़ा है जो इस वक्त उन्हें मारने के लिए कह रहा है। आंटी, देयर इज समवन बिहाइंड यू हु इज टेलिंग मी टू किल किल। ये सुनते ही श्रीलेखा जी इतना घबरा गई कि फौरन उन्होंने वहां रखी बेल बजा दी। तुरंत बाहर खड़े पुलिस ऑफिसर्स अंदर आ गए और कैडल को वहां से लेकर चले गए। श्रीलेखा जी को समझ आ चुका था कि कैडल मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए उन्होंने भी पुलिस को उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के लिए कहा। यह इकलौता इंसिडेंट नहीं था जब कैडल ने इतना स्ट्रेंज बिहेव किया था। इसके बाद भी कई बार कैडल ने अपने इनमेट्स के साथ बुरा बर्ताव किया, जिस वजह से कैडल को अब बाकी कैदियों से दूर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। वो एक बार दम घुटने के चलते अपने सेल में बेहोशी की हालत में भी मिला, जिस वजह से उसे आईसीयू में एडमिट करवाया गया, जहां कुछ दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उसे बचा लिया गया। कैडल की मेंटल हेल्थ की वजह से आज इतने सालों के बाद भी उसका ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है और ना ही कोई रिलेटिव उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आया है। वो बस ऐसे ही जेल में अपने दिन गिन रहा है। कैडल के इस केस से इतने सवाल उठ जाते हैं जिनका जवाब शायद ही कभी मिले। साइकेट्रिस्ट के अकॉर्डिंग कैडल स्किज़ोफ्रेनिक था और हाई चांसेस है कि उसे बचपन से ही ये मेंटल इशू हो। तो अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि इतने पढ़े लिखे पेरेंट्स होने के बावजूद कैडल को कभी भी कोई मेडिकल हेल्प क्यों नहीं मिली थी। सेकंड, अगर सच में कैडल एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसने अपने ऊपर उसे ट्राई ना कर अपनी फैमिली पर ट्राई क्यों किया, और सबसे पहले अपनी माँ को मारने के बाद ही जब वो फेल हुआ तो वो वहीं पर क्यों नहीं रुक गया, और फिर सबको मारने के बाद वो वहां से भागा क्यों। आपकी नज़र में क्या ये सच में ब्लैक मैजिक की वजह से कत्ल हुए थे, या फिर बचपन से ही अपने परिवार के लिए दबी नफरत ने कैडल को सोचा समझा और पूरी तरह से प्लान मर्डर करने पर मजबूर किया था। तो ये था आज का केस। अपना ध्यान रखें, मस्त रहे और रॉन्ट को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए दिल से थैंक यू।